हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। आई एम कुमार मनीष। हम लोग सीएपीएफ के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है, दूसरा पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। हम लोग स्टार्ट किए हैं साइंस के पेपर से, थोड़ा डिटेल डिस्कशन देख रहे हैं हम लोग इसमें, क्योंकि हम लोग ऐसा देख रहे हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस में एक दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, इसमें भी दिखाते जाएंगे, ठीक है, जो रिसेंट एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। तो आपको इन क्वेश्चंस को इन डिटेल देखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, which of the following are renewable source of energy? ओके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते किसको हैं? ये तो आप बेसिक बात जानते ही हैं, ठीक है। मींस द एनर्जी व्हिच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेस, which can be generated from renewable natural resources, ठीक है। तो आप renewable natural resources किसको बोलते हैं? which can replenish in the human time scale, ठीक है, which can be replenished in the human time scale। देखो, which can be replenished बोलते तो ये पूरी तरह से सही स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम ह्यूमन टाइम स्केल जरूर से ऐड करते हैं, ठीक है। ह्यूमन टाइम स्केल क्यों ऐड करते हैं? अब एक बात समझो ना, कोल भी तो रिप्लेनिश होता ही है, ठीक है, लेकिन इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसलिए हमेशा हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं, अच्छा इट शुड बी इन द ह्यूमन टाइम स्केल। तो जो भी हम लोग बात करेंगे ह्यूमन टाइम स्केल का बात करेंगे, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अब इसमें फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो गलत हो गया। चलो बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोफ्यूल्स मतलब किसका बात कर सकते हो? इथेनॉल का आजकल हल्ला चल रहा है, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का बात कर सकते हो, बायोडीजल का बात कर सकते हो, बायोगैस का बात कर सकते हो। दीज ऑल कम्स इन द बायोफ्यूल्स, ठीक है। दीज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोमास, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द, बोलो बोलो, बायोमास, ठीक है। यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आता है। न्यूक्लियर फ्यूल है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर रिन्यूएबल सोर्स है। हाइड्रो पावर रिन्यूएबल सोर्स है बिकॉज ये नेचुरल वाटर साइकिल पर रिलाई करता है, ये नेचुरल रिन्यूएबल साइकिल पर रिलाई करता है, इसलिए, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्स में हम लोग यही सब बात करते हैं, जैसे अब ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल या फिर बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर। आजकल एक और चल रहा है WTE, वेस्ट टू एनर्जी, इसी में आ जाएगा एक्चुअली, WTE, वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है। यानी वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आजकल शॉर्ट में कभी कभार लिख देता है WTE, लिखा जा सकता है, सही है। तो दैट इज ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो ये सब क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप में आता है। अच्छा, एक चीज से कंफ्यूज मत करना, हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट होता है दिस कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल उसको बोलते हैं जो हम लोग कन्वेंशनली यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रो पावर जो है, दिस इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज अ टाइप ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में हम लोग सोलर एनर्जी को फिर बात करेंगे, जो न्यू फॉर्म्स हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का बात करते हैं। तो दोनों टर्म में बिना मतलब का कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो यही है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 2 and 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? दिस इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। ओके, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? दिस इज ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, जो हम लोग फ्यूल्स में यूज करते हैं, उसका बात कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं पहले, ठीक है। पहले एक बात समझो कि अभी जैसे हम कुछ पेपर्स लगातार डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर कंटिन्यू हो तो देख रहे होगे, ठीक है। जैसे अभी रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, आई थिंक रिसर्च ऑफिसर या उससे पहले जो एग्जाम का आप डिस्कस किए हुए इधर ही रिसेंटली, मतलब 3-4 क्लासेस में, उसमें किसी में एक में जो बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, उसमें ऑक्टेन नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑक्टेन नंबर। तो जब बेसिक उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। इसलिए बोल रहे हैं टॉपिक्स रिपीट होता है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंटली जब देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि ठीक है, कुछ नया इनोवेटिव स्टडी नहीं करना है, ठीक है। जो रिसेंट ईयर्स का एग्जाम हो रहा है, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि आप सिर्फ घटना चक्र उस तरह का जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया है, वो सिर्फ बना के चले जाते हैं, दैट इज गुड, वो बनाना ही है, उसको डिनाई नहीं करना। लेकिन रिसेंट एग्जाम्स जो है, उसके पेपर को भी सॉल्व करते रहना है, इधर से उधर मतलब कॉपी पेस्ट
चलता रह रहा है, ठीक है। टॉपिक्स का कॉपी पेस्ट चलता रह रहा है, एटलीस्ट उसको देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, आप देख लीजिए। हम पूरे पेपर में आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है, जो इधर उधर चला है, ठीक है। तो बेसिकली समझिए इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख रहे हैं। सीटेन नंबर इज यूज्ड फॉर गैसोलीन, ठीक है। सीटेन नंबर गैसोलीन के लिए कहां यूज होता है जी? सीटेन नंबर नहीं, ऑक्टेन नंबर यूज होता है, ठीक है। ऑक्टेन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल हुआ ना, गैसोलीन मतलब क्या हुआ? पेट्रोल, ठीक है। तो दिस इज ऑक्टेन नंबर, ठीक है। सीटेन नंबर इज यूज्ड फॉर डीजल, ठीक है। सीटेन नंबर किसके लिए यूज करते हैं? सीटेन नंबर किसके लिए यूज करते हैं? दिस इज यूज फॉर डीजल, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्टेन नंबर इज यूज फॉर गैसोलीन, सीटेन नंबर इज यूज फॉर डीजल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेक्साडेकेन इज 100, नहीं, एन हेक्साडेकेन का बात करेगा, दिया होगा, इसमें स्टेटमेंट चेंज किया, ठीक है। एंड सीटेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज 100, ये दोनों खाली वर्ड उल्टा किया है। देखो, ऑक्टेन नंबर ऑफ किसका? दिस आइसोऑक्टेन इज 100, ठीक है। एन हेक्साडेकेन की जगह यहां क्या लिखना चाहिए था इसको? दिस इज आइसोऑक्टेन, ठीक है। इसको क्या लिखना चाहिए था? आइसोऑक्टेन इज 100। तो आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, ठीक है। और सीटेन नंबर दिस एन हेक्साडेकेन का यहां पर क्या आना चाहिए? एन हेक्साडेकेन इज 100, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? नीदर वन नीदर टू और टू। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर क्या होता है, समझते हो ना? ऑक्टेन नंबर हम लोग पेट्रोल जो लिया है, गैसोलीन, उसके लिए बात करते हैं। ये एक्चुअली ऑक्टेन नंबर जो होता है, ऑक्टेन नंबर बेसिकली एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी का बात करता है, ठीक है। एंटी नॉकिंग क्या हुआ? बेसिकली समझ लो कि आपका जो इंजन से साउंड आता है ना, उसी को नॉकिंग बोलते हैं। तो ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा, कितना अच्छा हो सकता है? 100 तक, ठीक है। तो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। एंटी नॉकिंग के लिए क्या यूज किए हैं, ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछता है, दैट इज TEL, ठीक है। पूछता नहीं, पूछा है, सॉरी, दिस इज टेट्राइथाइल लेड के बारे में पूछा है, ठीक है। हम टेट्राइथाइल लेड के बारे में ये भी बता चुके हैं कि अब हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, और हम लोग अभी यूज करते हैं, दैट इज BTX, बेंजीन टोलुइन एंड ज़ाइलीन, इसका यूज करते हैं। तो ऑक्टेन नंबर ये है। सीटेन नंबर फिर क्या होता है? वो डीजल के लिए यूज करते हैं। ऑक्टेन नंबर किसके लिए? पेट्रोल के लिए, गैसोलीन के लिए, पेट्रोल के लिए। सीटेन नंबर किसके लिए? सीटेन नंबर किसके लिए? सीटेन नंबर डीजल के लिए, ठीक है। दिस इज डीजल के लिए। तो जैसे ऑक्टेन नंबर में हम बोले आपको दिस एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बता रहा है, तो सीटेन नंबर में क्या बता रहा है? देखो, ये इग्निशन का क्वालिटी बताता है। सीटेन नंबर इग्निशन का क्वालिटी बताता है, इग्निशन क्वालिटी, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, आप जानकर रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी के रिसेंट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। एक बात तो समझते हो ना कि पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गेन करते हैं। डिस्टिलेशन मतलब दिस इज कौन सा डिस्टिलेशन बोलोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इससे हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गेन करते हैं, ठीक है। एंड देयर यूजेस आर करेक्टली मैच। चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहला दिया है पेट्रोलियम ईथर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। पेट्रोलियम ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, दिस इज ट्रू। पेट्रोलियम ईथर का यूज हम लोग सॉल्वेंट की तरह करते हैं। पेट्रोलियम जेली, ठीक है। जेली बेसिकली समझ लो, दिस पेट्रोलियम जेली एक्चुअली में ये सही दिया है, यूज्ड टू मेक द कोटिंग ऑफ द मेटल्स, ठीक है। तो पेट्रोलियम जेली का यूज हम लोग प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मेटल भी बोलोगे तो भी यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मेटल और प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज पेट्रोलियम जेली, ठीक है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम वैक्स। देखो यहां थोड़ा सा गड़बड़ है, यूज्ड एज अ रबर सॉल्वेंट, ठीक है। ये गलत है। पेट्रोलियम वैक्स का बात कर रहा है जी। वैक्स ऐसे भी समझो ना, वैक्स जब यूज करते हो तो बोलते हो ना, कैंडल में क्या होता है? वैक्स, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। वैक्स का यूज हम लोग पॉलिश के लिए भी करते हैं। गाड़ी वाड़ी जो पॉलिश करते हो उसके लिए भी हम लोग पेट्रोलियम वैक्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वाटर प्रूफिंग इन सब के लिए भी हम लोग पेट्रोलियम वैक्स टाइप का चीज यूज करते हैं। तो बेसिकली ये नहीं होगा, रबर सॉल्वेंट नहीं होगा। यहां लिखने का तो जरूरत नहीं है, समझ गया ना कौन कौन? अच्छा लिख देते हैं। दिस इज कैंडल्स का बात किया है, पॉलिशिंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और वाटर प्रूफिंग का बात कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग,
प्रूफिंग, ठीक है। तो इस तरह के चीज के लिए हम लोग पेट्रोलियम वैक्स का यूज करते हैं, ना कि रबर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। व्हाइट स्पिरिट, स्पिरिट का तो यूज जानते हो ना, थिनर की तरह करते हैं। जैसे पेंट में थिनर डालना है तो क्या लेते हो खरीद के, दिस स्पिरिट यूज करते हो, ठीक है। तो व्हाइट स्पिरिट थिनर या फिर सॉल्वेंट की तरह हम लोग बात करते हैं। इट इज नॉट फॉर मेकिंग कैंडल्स। कैंडल्स के लिए कौन यूज होगा जी, पेट्रोलियम वैक्स। कैंडल्स के लिए कौन सा यूज होगा, दिस पेट्रोलियम वैक्स। तो व्हाइट स्पिरिट का बात कर रहा है तो हम लोग थिनर की तरह यूज करते हैं पेंट वेंट में, थिनर, ठीक है। और उसके अलावा देखोगे तो सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो हम लोग सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, दिस इज 1 and 2। इसका आंसर क्या होगा, दिस इज 1 and 2, यही सही है। लेकिन देखो इसका थोड़ा सा आंसर की में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आंसर की में आई थिंक 3 and 4 दिया हुआ है। सीएपीएफ अपना आंसर की रिलीज कर चुका है जिसमें उसका आंसर 3 and 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, जो भी है, दिस इज 1 and 2 होना चाहिए। Question number 109, which one of the following process is not used for the production of hydrogen gas? Okay, हाइड्रोजन गैस का बात कर रहे हैं। सोचो, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इज द बेसिक प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस बेसिक प्रोसेस है जिससे हम लोग हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वाटर गैस स्टीम प्रोसेस, वाटर गैस स्टीम प्रोसेस, ये प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे जब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का बात करते हैं, ठीक है। तो वाटर गैस स्टीम प्रोसेस, इसका भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ कोल गैस, ठीक है। कोल गैस से भी हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वो ग्रीन हाइड्रोजन टाइप में नहीं आएगा, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ कोल गैस से भी हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज ट्रू, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, भाई देखो कैल्शियम कार्बाइड समझ रहे हो ना, वो जो मतलब हम लोग फ्रूट ये राइप करने के लिए कार्बाइड यूज करते हैं उसका बात कर रहा है। वो CaC2 होता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है जो मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, यानी H2O से रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा, C2H2, ठीक है। क्या बना देता है, C2H2, यानी एसिटिलीन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। एसिटिलीन प्रोड्यूस कर देता है। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस कहीं से प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कैल्शियम कार्बाइड। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 110, इसमें क्या करना है जी, विच अमंग द फॉलोइंग आर रेस्पेक्टिवली द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन का निकालना है। किसमें, Cl2O7, लाइन से करते भी जाते हैं। कौन सा है, Cl2O7। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे Cl का आप कितना मान लोगे, 2, या 2 है तो 2 इंटू एक्स प्लस प्लस ऑक्सीजन का देखिए हम लोग -2 इंटू 7 इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो बेसिकली 2x इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज 14, उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा साइन, x इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज 7। तो पहला क्या आ गया, 7, ठीक है। तो चलो 3 में 7 है तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, हम लोग को और आगे देखना होगा। दिस इज Cl2O, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, दिस C छोटा हो गया था ना, Cl2O, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दैट इज 2 इंटू एक्स, Cl की जगह x लिख लिए, -2 प्लस -2 होना चाहिए, हम डायरेक्टली -2 लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आया डिवाइड बाई 2 हुआ तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन बचा, ये और ये, ठीक है। यानी एक और निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ClO3 माइनस, ठीक है। तो ClO3, Cl की जगह क्या रखोगे, दैट इज x, ठीक है, प्लस O3 यानी -2 इंटू 3 यहां पावर में देखो माइनस दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ -1, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया जी, ये -2 इंटू 3 क्या हुआ, -6 उधर जाएगा तो +6 -1 कितना हो गया, दिस इज +5, ठीक है। तो x इक्वल टू 5, यानी कौन सा आ गया आंसर, डी, ठीक है। देखो यहाँ 5 दिख गया ना, तो सारा निकालते नहीं है, ठीक है। हम लोग को 3 निकालना पड़ गया मजबूरी में, यहाँ पर देख ले, खैर हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कौन सा, ClO2 माइनस लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर छुप रहा है, दिस इज माइनस, ठीक है। तो इसका क्या हो गया वैल्यू, Cl की जगह क्या लिखे थे आप, Cl की जगह रख रहे थे हम लोग x प्लस -2 इंटू 2 और ऊपर देखो पावर क्या है, माइनस, तो माइनस हुआ तो -1 रख देते हैं। यहाँ पर वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 दैट इज 4, -4 हो गया, -4 को उधर ले गया, वहां माइनस है 1, ठीक है। तो सॉरी 4 -1 दैट इज 3। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है ना +3, तो आंसर क्या हो गया है, डी। क्लियर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबसे इजी और बच्चा जैसा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार के बारे में पूछ रहा है। इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, ठीक है करते हैं यूज। फॉर दिस इट्स ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस, कौन सा वेव प्रोड्यूस करेगा? अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। तो सोनार में कौन सा वेव यूज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव एक्चुअली में यूज करते हैं। जब अल्ट्रासोनिक का बात करते हैं इसका मतलब क्या है? दिस इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। देखो हम लोग अपने अनुसार सब कुछ डिवाइड करके रखे हैं। ह्यूमंस का हियरिंग रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये हमारा हियरिंग रेंज है। तो 20 हर्ट्ज से जो छोटा फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज या 20 के हर्ट्ज यहां लिखते तो ज्यादा इजीली समझ में आता है कि किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इससे जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हो? अल्ट्रासोनिक। तो उधर हो जाता है इंफ्रासोनिक, इधर हो जाता है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक का यूज हम लोग मतलब जिस सोनार में तो कर ही रहे हैं, इसमें और भी जगह पर यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सबमरीन्स ये सब को भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें इको का प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली साउंड जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, ठीक है। तो उसी से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? देखो ना, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कर देते हैं, साउंड इन वाटर, ठीक है, इनटू जितना टाइम लगा। तो चलो टाइम ले लिए हम लोग, लेकिन इको का बात हो रहा है, यानी टकरा के वापस आना। ये डी लिखा हुआ है, कभी कभी अपना हैंडराइटिंग पे मेरे को भी दया आ जाता है, ठीक है। तो दिस टकरा के वापस आना है, तो इसी को क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है? मतलब उससे हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकल गया, इको यूज कर रहे हैं तो टकरा के वापस आना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बहुत कुछ पता कर लेते हैं, जैसे फिश विश भी है कहाँ है, उसके लिए भी यूज किया जाता है सोनार का। जैसे रॉक्स है या फिर कुछ अंडर वाटर कुछ भी देखना है ना, तो उसके लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, which combination of the three resistors R1, R2 and R3 has minimum total resistance? ओके ठीक है, हम लोग को मिनिमम टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। 3 रेजिस्टेंस दिया है R1, R2 और R3, और तीनों का वैल्यू है 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे आप, ठीक है। R इक्विवेलेंट जब सीरीज में होता है तो क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया? 6, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट कब होता है? जब वे सीरीज में लेते हैं हम लोग, जब सीरीज में लेते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। पूछा क्या है जी? मिनिमम, ठीक है। पूछा क्या है? मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग? मिनिमम के लिए क्या करते हैं? मिनिमम के लिए बेसिकली पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। यहां क्या दिया है वैल्यू? 1 2 3, 1 बाई 1, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, यही है, ठीक है। तो 1 2 3 को निकालोगे तो कितना आ जाएगा जी? दिस इज नीचे हो गया 6, ठीक है। तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, यानी कितना हो गया? 11/6, ठीक है। 11/6 यानी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया? दिस इज 6/11। R इक्विवेलेंट उल्टा करेंगे ना जी, तो 6/11, इसका मतलब कितना आ गया? लगभग 0.55 के अराउंड ओम, ठीक है। दिस इज ओम, इतना वैल्यू लगभग आएगा। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। जस्ट हम आपको R निकालना भी बता दिए यहां पर, ठीक है। ऐसे हम एक लाइन में बोल सकते थे क्या कि दिस इज जब पैरेलल कनेक्शन में होता है तो R इक्विवेलेंट सबसे कम होता है। मिनिमम पूछा है तो व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही ए आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 बोल रहा है, इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, रिलेटिव डेंसिटी कितना बोल रहा है गोल्ड का? 19.3, एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। 10 टू द पावर 6 ग्राम में दिया है, और आंसर किस में दिया है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। किलोग्राम पर मीटर क्यूब सही लिखे हैं, देखो 10 टू द पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब को क्या लिख दिया है? 1000 किलोग्राम, ठीक है। इंटू 3 हो गया, मतलब 3 जीरो हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इन एसआई यूनिट? डेंसिटी ऑफ गोल्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात कर रहा है जी, डेंसिटी ऑफ गोल्ड,
ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मींस एक्चुअली जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी यही लिखते हैं, आगे नहीं जाएगा लाइन, डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ था जी, 19.3। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, दिस इज 1, वो तो वैल्यू दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 19.3, 2 जीरो और लगा दें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन में देखा जाए कौन सा है, दिस इज बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहला वाला ऐसे किलोग्राम लिखे, हटा देते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या ही बात करें, तो आंसर इज, सॉरी, आंसर इज बी। ठीक है, 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 114, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बात कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बात कर रहा है। ठीक है, इज प्लॉटेड फॉर द मोशन ऑफ द टू कार्स ए एंड बी फॉर 10 सेकेंड, यानी टाइम भी दे दिया, टाइम ऑलरेडी गिवन है कितना, 10 सेकेंड। ठीक है, when the car is initially at rest, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, and acquired the final velocity of VA and VB, दो वेलोसिटी भी दे दिया रेस्पेक्टिवली, and the respective straight lines of the graph make an angle of 30 degree and 60 degree respectively with the x axis time। ठीक है, तो टाइम कहां हम रखे हैं, x axis पर, सही है। ठीक है, तो दो एंगल का बात कर रहा है, दो ग्राफ बनाना चाहिए मेरे को, लेकिन हम यहां पर एक 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री का बात कर रहा है, उसको बना दिए। ठीक है, रेस्पेक्टिवली विद द x axis टाइम, द डिफरेंस इन द वेलोसिटी, यानी vv माइनस va आपको फाइंड आउट करना है, vv माइनस va फाइंड आउट करना है, द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज इज। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिखने में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बेसिक कंसेप्ट यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा यहां पर, कि जब भी आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, तो यू गेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, हम आपसे क्या बोल रहे हैं, कौन सा कलर चूज किया जाए। ठीक है, दिस इज, फिर से सेम चूज हो गया जी। देखिए, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी, इसको हटा ही देते हैं, टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां जो ड्रॉ करने बोल रहा था, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहा था, एक 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री के बारे में बात किया था। तो हम लोग स्लोप निकालेंगे तो आपको बेसिकली एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला कार के निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कार ए का। ठीक है, कार ए का जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालिएगा तो क्या दिया हुआ है वैल्यू, दिस इज एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज tan 30, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना जी, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, tan 30 इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और कार बी के लिए क्या लिख रहा है, कार बी के लिए देखो वहां 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हो, tan 60 डिग्री। ठीक है, यानी कार ए और कार बी का स्लोप हमको निकल चुका है, मिल चुका है। स्लोप निकल चुका है, इसका मतलब एक्सेलरेशन निकल चुका है। स्लोप निकल चुका है, इसका मतलब एक्सेलरेशन निकल चुका है। वैल्यू रख दो, जैसे tan 30 का क्या हो गया, दिस इज 1/√3, और दिस tan 60 का क्या हो गया, √3। तो ये एक वैल्यू मेरे को अब पता चल चुका है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, फाइनली वेलोसिटी निकाल लेना है। ठीक है, फाइनली हमको क्या करना है, दोनों का वेलोसिटी निकालना है। चलो वेलोसिटी ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन पता है कार ए का कितना है, 1/√3। ठीक है, √3, टाइम मालूम है, दिस इज 10। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए निकल गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लें। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लें, दैट इज एक्सेलरेशन क्या है यहां, √3 इनटू टाइम क्या है, सेम है 10 सेकेंड। ठीक है, तो क्या निकल गया आपका, वेलोसिटी ऑफ बी निकल गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ वीबी माइनस वीए, यानी ये वाला वैल्यू में से ये माइनस करना है, तो यहीं पर कर लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड स्टेप में यहां पर आ जाइए, जैसे वीबी का वैल्यू क्या है, वीबी माइनस वीए लिखते हैं यहां,
VV माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 कॉमन ही ले लेते हैं, उतना तो आप समझते हैं, 10 इंटू √3 माइनस 1/√3। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, तो √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 इंटू, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो दैट इज 3 माइनस 1/√3। सही लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 20/√3। क्या वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, तो दिस शुड बी इन मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ ऑप्शन में है जी, हम लोग सही निकाल लिए, कहां है, दिस इज ए। ठीक है, तो 20/√3 मीटर पर सेकेंड, यही इसका आंसर होगा। मतलब इस पूरे में एक ही बेसिक कंसेप्ट जानना था आपका, कि बेसिकली स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अगर आपको ये बात पता है तो बाकी चीजें तो यहां पर दी हुई है। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज तो दिया हुआ है, जैसे स्लोप दिया हुआ है कार ए के लिए tan 30 मतलब 30 डिग्री, तो हम लोग निकाल लिए परपेंडिकुलर बाय बेस से, दिस इज स्लोप उसका निकल गया tan 30, और कार बी का कितना निकल गया, दिस इज tan 60, और वहां से हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लिए हैं। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किए यहां पर कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और भी वेलोसिटी बी निकाल ली है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो फाइनली हम लोग वीवी माइनस वीए करके दिस इज उसका वैल्यू निकाल लिए, जो आया 20/√3, यही आंसर है। क्वेश्चन 115, यूनिफॉर्म करंट कैरिंग नैरो सोलेनॉइड। ठीक है, नैरो सोलेनॉइड कह रहा है, यानी पतला सा सिलिंड्रिकल रॉड है, इसके ऊपर कॉपर वाला जो हम लोग राउंड राउंड करते हैं ना, वायर रैपिंग, इसी का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, सोलेनॉइड। इसमें क्या होता है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है सोलेनॉइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलिए आज के लिए रहने देते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 115 तक। ठीक है, इसमें काफी क्वेश्चंस है साइंस और साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, सीएपीएफ में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।